वी गार्ड प्रेजेंट्स अब उत्तर चाहिए, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबा केसरी। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड comes together at Sharda. Admissions now open. उत्तर प्रदेश में आज दो स्थानों पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त सभाएं हुई। एक अखिलेश यादव के निर्वाचन क्षेत्र कन्नौज में और दूसरी कानपुर में। राहुल गांधी आज लिख के रख लो मेरी गारंटी टाइप के भाव मुद्रा में थे और उन्होंने कई भविष्यवाणियां कर डाली और उसमें सबसे रोचक भविष्यवाणी ये है कि राहुल गांधी ने कानपुर के मंच से कहा कि लिख के रख लो, कहानी खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय। 4 जून को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। ये घोषणा राहुल गांधी ने की और इसी मंच पर उन्होंने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस और सपा का जो अलायंस है उसके नाम 50 से ज्यादा सीटें कर दी। बोले 50 तो मिनिमम है, हम जीत ही रहे। कन्नौज में जब वो थे उससे पहले तो उन्होंने कहा कि लिख के रख लो, उत्तर प्रदेश में भाजपा हार रही है और देश में सबसे बुरी हार उत्तर प्रदेश में होगी भाजपा की। सरकार जा रही है, खत्म हो गई। अब ये आत्मविश्वास है या कुछ और है? क्योंकि कई बार आदमी आत्मविश्वास ज्यादा हो जाए तो भी ऐसा बोलता है और कई बार आत्मविश्वास बहुत कम हो जाए तो भी आदमी प्रिटेंड करता है, एक छलावे में खुद को भी रखता है और दूसरों को भी रखता है कि भाई बड़ी बात बोलो ताकि लोग समझें कि आत्मविश्वास है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में तूफान है इंडिया का, जलजला आ गया है। अब इसी जलजले में उन्होंने आगे बढ़ के घोषणा कर दी कि सरकार की कहानी खत्म हो गई, ये मोदी सरकार की। बोले टाटा, बोले अंग्रेजी में कहते हैं गुड बाय, बाय बाय। और साथ में एक ये भी उन्होंने कहा कि जैसे ही मेरी सरकार आएगी सारे गरीबों का रजिस्टर बनेगा, नाम लिखे जाएंगे और हर गरीब परिवार में एक महिला के खाते में 1 लाख रुपए खटाखट खटाखट खटाखट, ये राहुल जी के शब्द मेरे नहीं, खटाखट 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 डाल दिए जाएंगे। और तब तक डालते रहेंगे हम लोग जब तक वो गरीबी रेखा से ऊपर नहीं आ जाएंगे। खटाखट खटाखट खटाखट। बात ये भी अच्छी है, लुभावनी है। लाख रुपया खटाखट खटाखट खटाखट। लाख रुपए के खटाखट में तो आदमी वोट क्या थाली लेके आरती उतारेगा? नहीं, वोट क्या लाया। अब देखना यह कि देश राहुल जी के खटाखट फटाफट खटाखट पर भरोसा करता है कि नहीं। लाख रुपया तो बड़ी चीज है। भंडारा करो तो गदर हो जाता है, इतनी भीड़ आ जाती है। फिर लाख रुपया खटाखट खाते में और तब तक आता रहेगा जब तक आप गरीब रहोगे। ऐसी स्कीम तो अद्भुत है। क्या इसी के भरोसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि टाटा बाय बाय गुड बाय, कहानी खत्म? कहानी किसकी खत्म हुई और किसकी शुरू, ये बड़ा सवाल है। मंचों के भाषणों से अगर कहानियां शुरू और खत्म होने लगे तो राजनीति बहुत सरल हो जाए। नहीं, सब कर लें और सब बड़े नेता हो जाएं। आपका कंठ जो बोल रहा है उस पर जनता कितना विश्वास कर रही है, महत्वपूर्ण ये है। कई बार जनता
आपके कहे पर 100% विश्वास करती है। और कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती कि आप कुछ भी कहते रहो, जनता इस कान से सुनती, उससे निकाल देती, कहती है अरे भैया ये तो बकलोली है, नेता है। ये अंतर है। लेकिन राहुल गांधी ने आज उत्तर प्रदेश में ऐलान जंग किया है अखिलेश यादव के साथ खड़े होकर। तूफान भी बता दिया, सुनामी भी बता दी, खटाखट भी कर दिया, और ये भी कह दिया कहानी खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय। हमारे साथियों ने इस पूरे परिप्रेक्ष्य में एक रिपोर्ट तैयार की है कि उत्तर प्रदेश में ये जो यूपी के दो लड़के, एक नारा 2017 में आया था जब कांग्रेस और एसपी का अलायंस हुआ था, तो यूपी के दो लड़के 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज में आज गए, कन्नौज और कानपुर, और वहाँ उन्होंने जो ये ऐलान जंग किया है, इसका राजनीतिक भाष्य क्या है, इसका संदेश क्या है, और भाजपा की रणनीति पर, बीएसपी की रणनीति पर इसका असर क्या पड़ता है। लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। करीब 7 साल बाद 2 अच्छे लड़कों की ये जोड़ी एक बार फिर एक साथ जनसभा के मंच पर दिखाई दी है। यूपी के चुनावी रण में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने संयुक्त जनसभाएं की। आप गारंटी लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। बात खत्म हो गई है, मीडिया वाले नहीं बताएंगे, मगर याद रखो, कोरोना के बारे में मैंने कहा था, याद रखो नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनने वाला है। यहां पे मेरे भाई अखिलेश यादव को भारी बहुमत से जिताना है। अब तो बीजेपी की हार होने में केवल 4 कदम बाकी हैं, केवल 4 चरण, 4 कदम 4 चरण बाकी हैं केवल। और ये 4 चौथे चरण का चुनाव बिल्कुल बीच का चुनाव है। अभी तक तो वो नीचे जा चुके हैं बहुत। ये चौथे चरण का चुनाव जो बिल्कुल बीच का चुनाव है, बताओ भारतीय जनता पार्टी का पूरा बैलेंस खराब कर दोगे कि नहीं करोगे? दरअसल चौथे चरण के चुनाव से पहले शुक्रवार को सूबे के सियासी गलियारे में एक साथ उतरे अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने कन्नौज और कानपुर में जनसभाएं की। इस दौरान राहुल गांधी ने दावा किया कि लिख कर ले लो, यूपी में बीजेपी की बड़ी हार होने जा रही है और इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। आप लिख के ले लो, यहां पे बीजेपी की सबसे बड़ी, देश में सबसे बड़ी हार उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। लिख के ले लो। कन्नौज में एकता की अलख वाले अंदाज में इकट्ठा हुए थे इंडिया गठबंधन वाले। राहुल अखिलेश के अलावा आप वाले संजय सिंह भी मंच पर मौजूद थे। राहुल गांधी के साथ ही अखिलेश यादव ने भी कहा कि कन्नौज में रिकॉर्ड वाली जीत होगी। ये कन्नौज के हमारे अपने लोग इस बार न केवल जिताने जा रहे हैं, बल्कि रिकॉर्ड मतों से, ऐतिहासिक वोट देकर से देश की बड़ी जीतों में शामिल होने जा रहे हैं। अखिलेश यादव की जीत के लिए जनता से अपील के साथ ही राहुल गांधी ने अंबानी अडानी से लेकर आरक्षण और जातीय जनगणना पर भी जोर दिखाया। वहीं संजय सिंह ने भी संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने की बात दोहरा दी। 2024 का चुनाव अंतिम चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी अगर गलती से जीत गई तो ये संविधान को खत्म करेंगे, आरक्षण को खत्म करेंगे, चुनाव को खत्म करेंगे। अपने वोट को बचाने के लिए इस बार वोट कीजिए और बीजेपी की जमानत जब्त कराने का काम कीजिए। वहीं अब की बार 400 पार के मिशन और यूपी में 80 के मंथन में जुटी बीजेपी ने भी विपक्ष पर पलटवार किया है।
कांग्रेस, सपा, बसपा सबने अपनी हार एक प्रकार की स्वीकार कर ली है और अब वे भगवान राम के ऊपर ही टिप्पणी करने लग गए। कोई कहता राम मंदिर बेकार बना, कोई कहता है कि भारत को राम मंदिर से क्या लाभ हुआ। कांग्रेस के वक्तव्य है, समाजवादी पार्टी का वक्तव्य है कि राम मंदिर बेकार बना। बहरहाल वैसे तो प्रियंका को भी इस मंच पर दिखाई देना था, लेकिन वो नहीं पहुंची। वहीं चौथे चरण के चुनाव से पहले यूपी के रण में उतरे राहुल और अखिलेश यादव को लेकर सवाल यही है कि उनके दावों में कितना है दम। राहुल योगी के लिखकर ले लो वाले बयान से जीत पाएगा इंडिया गठबंधन इम्तिहान। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सपा में 5 लोग परिवार से लड़ रहे हैं वो, और रायबरेली में राहुल गांधी। बोले इनमें से कोई नहीं जीत रहा। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि लिख के रख लो, कहानी खत्म, खटाक 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 सुनामी आ गई। एक विज्ञापन है, जरा उसको देख लीजिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं और फिर बहस में चलें। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। ये वाला लेते हैं। इन्वर्टर एसी। आप गैम्बलर हो ना? गैम्बलर? जुआ खेलते हो ना? तुम जुआ खेलते हो? अरे नहीं, ये तो कुछ भी बोले जा रहे हैं। इतनी महंगी और नाजुक एसी खरीद कर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो ये जुआ नहीं हुआ तो क्या हुआ? सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपके इन्वर्टर एसी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे वी गार्ड से सुरक्षित रखिए। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। आलोक वर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, आलोक जी का स्वागत है। अशोक यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अशोक जी का स्वागत है। विवेक नारायण मिश्रा, नेता कांग्रेस, विवेक जी का स्वागत है बहुत बहुत। और अनुपम मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार, अनुपम जी का बहुत बहुत स्वागत। अनुपम मिश्रा जी, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास जाऊंगा। भाजपा कह रही है कि अब की बार 400 पार और उत्तर प्रदेश में 80 में 80। राहुल जी अखिलेश जी के साथ मंच पर थे आज 2 जगह। उनने कहा कि भाई कहानी खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, खत्म हो गया। 4 जून को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे, लिख के ले लो। उन्होंने ये बात कन्नौज में भी कही और कानपुर में भी कही कि लिख के ले लो। हालांकि लिख के दिया नहीं, लेकिन कहा। और दूसरा कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन 50 से ज़्यादा सीटें जीत रहा है। और तीसरी बात ये कि 4 जून को हमारी सरकार आएगी, गरीबों की लिस्ट बनाएंगे और हर गरीब के घर में एक महिला के खाते में 1 लाख रुपया खटाक खटाक खटाक, और तब तक होता रहेगा खटाक 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 जब तक कि वो परिवार गरीबी से बाहर नहीं आ जाएगा। अनुपम जी, कैसे देख रहे हैं? हम देखें, चुनावी बयानबाजी है और उन्होंने आज तमाम बातें कहीं, पैसे की कही, खटाखट। जब उनका ये टाटा बाय बाय खत्म, तो आपने देखा है अमिताभ जी, वो मीम बन चुका है टाटा बाय बाय खत्म। उस पे तो सोशल मीडिया पे लोग मीम बना के चलाते हैं। आज उन्होंने डिक्लेयर किया कि वो और अखिलेश यादव 2 नए बब्बर शेर, पिछली बार 2 लड़कों की जोड़ी थी, इस बार 2 बब्बर शेरों की जोड़ी है। और उन्होंने दावा किया कि दोनों बब्बर शेर शिकार के लिए निकले हैं। आज उन्होंने अखिलेश यादव के घरेलू नाम टीपू पे भी वर्ड प्ले किया। उन्होंने कहा ये आगे इनको टीपू आगे इनको सुल्तान बना के भेजना है। तो आज उन्होंने अखिलेश यादव को टीपू सुल्तान भी बनाया। तो ये उनका राहुल गांधी का अपना वर्ड प्ले है और चुनाव में होता रहता है, इसकी कोई नई बात नहीं, सभी लोग करते हैं, सारी पार्टियां करती हैं। लेकिन एक बात तय है कि अखिलेश यादव जब कन्नौज चुनाव लड़ने पहुंचे हैं, पूरा उत्तर प्रदेश छोड़ें आप, अखिलेश जब कन्नौज चुनाव लड़ने पहुंचे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने एक बड़ा दांव लगा दिया है। अमिताभ जी, और किसी बात की उनकी तारीफ हो या ना हो,
पर वो भागे नहीं, उन्होंने मोर्चे पे जाके अपने आप को प्रस्तुत किया। राहुल गांधी अमेठी नहीं गए, अखिलेश चले आए कन्नौज लड़ने, और टफ फाइट है, आसान फाइट नहीं है। अगर आप मुझे आगे मौका देंगे तो मैं आप बताऊंगा क्यों टफ है, लेकिन मीनवाइल आप इसको जान लें कि अखिलेश यादव ने सीधे सीधे अपने आप को फ्रंट पे रख दिया है। और एक वो भी उस जगह जो पिछली सीट वो हारे हैं, पिछली बार उनकी पत्नी हारी इसी सीट से, उसके बाद भी अखिलेश वहां जा रहे हैं, चुनाव भी लड़ रहे हैं और उसको बम्पर जीत का वादा भी कर रहे हैं। और मायावती की सभा ये इकलौती सीट होगी अमिताभ जी जिसपे मायावती बैक टू बैक 2 सभा करेंगी। एक वो कल कर चुकी हैं, एक वो करने वाली हैं। और जब मायावती वहां जाके, जहां पे बसपा लड़ाई में नहीं है, वहां पे अगर मायावती जी चिल्ला के अखिलेश यादव पे प्रहार कर रही हैं, तो वो अपने दलित वोटों को क्या संदेश दे रही हैं, कोई भी समझ सकता है। बिल्कुल ठीक बात। मैं इस बात से सहमत हूं अनुपम मिश्रा की कि कन्नौज में लड़ाई बड़ी है और ये बात अखिलेश यादव जानते हैं। लेकिन हाँ, मैं इस बात से भी सहमत हूं कि लीडर को पीछे नहीं खड़ा होना चाहिए। जोखिम हो तो आगे बढ़ के खड़े होइए। जय पराजय चलती रहती है। डिंपल यादव पिछली बार चुनाव लड़ी थी, वहां से पराजित हुई 19 में। डिंपल की पराजय ने, वो पराजय वस्तुतः अखिलेश यादव ही की थी। फिर भी वो चाहते तो नहीं जाते कन्नौज, चुनाव भी नहीं लड़ते या किसी और सीट से लड़ लेते। राहुल गांधी ने साहस नहीं किया, यह भी बात ठीक है। विवेक नारायण जी, आपके पास आऊंगा। क्या आज ऐसा लग रहा कि वो कुछ मतलब गारंटी ही देने आए थे केवल राहुल जी? कन्नौज में भी उन्होंने 4-5 चीजों के लिए कहा, भाई लिख के ले लो, मेरी गारंटी लिख के ले लो। और जो सबसे बड़ा उनका जो एक संपुट था, वो मुझे ये समझ में आया कि 4 जून को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, लिख के ले लो। इस तरह का ये क्या कांग्रेस अपने काडर का मनोबल उठाने का उपक्रम कर रही है? और अगर इतना मनोबल है तो अमेठी से ही ताल ठोक देते, झंझट खत्म होता। नहीं, 1 महीना पहले टिकट अनाउंस करते, मूंछों पे ताव देके बढ़िया नॉमिनेशन करते जलवे जलाल के साथ। 25 जिलों में मैसेज जाता कि हाँ भाई है, इतना बड़ा जलूस कभी निकला नहीं अमेठी में जैसे राहुल जी ने नामांकन में किया। क्या आखिरी दिन तक सांस रोके रहे, बोलो गुप्त बैठक चल रही है, किसी को बताएंगे नहीं। अगर आपको ये बात इल्म था कांग्रेस को कि खटाक कहानी खत्म, तो चौड़े में क्रेडिट लेना चाहिए था। नहीं विवेक जी? जी देखिए अमिताभ जी, आज जो कन्नौज में ऐतिहासिक जनसभा हुई और जो गारंटी की आप बात कह रहे हैं, खाली कन्नौज में उन्होंने नहीं दी, वो गारंटी तो वो जो उन्होंने गिनाई और दी वो तो पूरे देश में वो बराबर कह रहे हैं वो। और दूसरी जो आप बात कह रहे हैं कि ये अमेठी से लेट अनाउंस होने का, रायबरेली से उनका, तो उसके लिए पीछे रणनीतिक वजह थी। ये रणनीतिक वजह से, चूंकि देश का ये बहुत खास चुनाव है, ये बार बार हमारे सभी नेतागण कह रहे हैं, देश की जनता भी उसको समझ रही पूरा है। तो इस चुनाव में ये रणनीतिक फैसले थे जिसकी वजह से थोड़ी लेट हो गया, लेकिन कहीं से इसमें और कोई वजह नहीं थी। लेकिन जो आज जिस तरीके से देखिए अमिताभ जी, आज कन्नौज में सबसे बड़ी बात ये रही कि मैंने जो फीडबैक लिया खास तौर से इसको जानने के लिए, आज राहुल जी ने सारी मुद्दों पे किया और जनता ने जिस तरीके से तालियां बजा के, कम से कम उनके पूरे भाषण में 10-12 बार तालियां बजी होंगी, उनकी हर बात का जनता से सीधा उनका संपर्क रहा। ये सबसे बड़ी बात रही जो उन्होंने बातें कही, चाहे मनरेगा के मजदूरों को मजदूरी 400 रुपए करने की बात हो, आंगनबाड़ी के मानदेय बढ़ाने की बात हो, तो या 1 लाख महिलाओं के खाते में जाने की बात हो, तो उन्होंने मैनिफेस्टो की बात भी करी। आज देखिए सबसे बड़ी बात ये भी आप गौर कर सकते हैं कि 3 चरण हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपने मैनिफेस्टो की बात कहीं पे नहीं करी, जबकि राहुल जी बराबर अपने मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं कि हम मैनिफेस्टो में ये हम करने जा रहे हैं, ये हमारा इरादा है, आप हमें आशीर्वाद देंगे। तो और दूसरी बात अमिताभ जी, देखा हमने
कि मैंने वहां पे ये जो अंगोछा मैं रखे हूँ इसको मैंने उतार के वहां पे फीडबैक लेने की कोशिश करी, तो ये वहां पे एक आम जनता में बात थी कि ये लोग कहते थे कि राहुल जी बोल नहीं पाते हैं, राहुल जी ये हैं वैसे हैं, कि आज तो राहुल जी इतना बढ़िया बोल लेते हैं, तो ये क्या सब एक जनता को झांसे वाली बातें थी क्या? ये एक बहुत बड़ा फीडबैक जो मुझे कन्नौज से आज मैं देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, दोबारा आता हूं, अशोक यादव जी के पास चलूंगा, फिर आलोक वर्मा जी के पास। लेकिन एक बात कहूं, जब आपको लग रहा है कि भाई हमारे कोई संभावना बन सकती है, तो एक आंकड़ा रखता हूं। आंकड़े निरपेक्ष होते हैं, वो सपा बसपा भाजपा कांग्रेस किसी से प्रभावित नहीं होते। राहुल गांधी फ्री हैं, उन्हें सरकारी फाइल तो देखनी नहीं, सरकार का कोई काम तो है नहीं उनके पास, तो अपेक्षाकृत फ्री हैं। फिर भी नरेंद्र मोदी ने उनसे 6 गुना ज्यादा रैलियां की अब तक। क्यों भाई? यह भी गुप्त नीति है, रणनीति है, क्योंकि चुनाव महत्वपूर्ण है इसलिए। युवराज, हम लोगों को जितनी समझ है विवेक भाई, वो ये कहती है कि जिसको सरकार बनानी है उसको डबल मेहनत करनी पड़ती है। हमने यही सीखा। ठीक, जो सरकार में है वो कुछ कम में भी करेगा तो कर लेगा। अच्छा, टाइम भी विपक्ष वाले के पास ज्यादा होता है। राहुल जी से 3 गुना ज्यादा या 4 गुना ज्यादा रोड शो कर दिए प्रधानमंत्री ने अब तक। तब ये आंकड़े हैं, ये परिवर्तित नहीं हो सकते। खैर, अशोक यादव जी, राहुल जी के जाने से कन्नौज में बम बम हो गया, अब तो सीट अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित हो गई। राहुल जी आ गए और विवेक जी बता रहे कि आज राहुल जी ने समा बांध दिया कन्नौज में। अमिताभ जी देखिए, सिर्फ हालांकि एक बात और याद आ गई, फिर आप बोलेगा। हालांकि सुबह जनसभा की कन्नौज में अखिलेश जी ने, और शाम को कानपुर के बाद फिर कन्नौज में आए एक सभा करने। हो सकता है उनको लगाओ राहुल जी से थोड़ा वजन कम अभी पड़ा है, और डालो वजन। खैर, अशोक जी देखिए, चुनाव में इस तरह की एक नहीं कई सभाएं होती हैं, कई नुक्कड़ सभाएं होती हैं, कई चौपाल होते हैं। आप तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको कुछ बताना नहीं है। दूसरी बात देखिए, राहुल गांधी जी या संजय सिंह जी या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की जो आज रैली हुई है, ये इससे एक स्पष्ट संदेश जनता को मिला है। जो आपने कहा खटाखट, तो देखिए 15 लाख रुपए तो 2014 से खटाखट सबके खाते में आ ही रहे हैं। काला धन खटाखट विदेश से आई गया, जो है मोदी जी कहते थे काला धन आएगा और खटाखट सबके खाते में 15 लाख रुपए चले जाएंगे, वो पैसे तो आ गए। लेकिन जो राहुल गांधी जी कह रहे थे 1 लाख रुपए खटाखट, वो जरूर आए, इस बात की गारंटी है। मोदी वाली गारंटी नहीं है अमिताभ जी। वो जो 70,000 करोड़ के आरोपी वाली जो गारंटी देते थे कि जेल में डाल देंगे, वो वाली गारंटी नहीं। ये राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन की, अखिलेश यादव जी की गारंटी है कि आएंगे तो आएंगे। दूसरी बात देखिए, जब युवा सवाल उठाता है ना अमिताभ जी कि हमारे पेपर लीक हो रहे, जो 60 लाख युवा उत्तर प्रदेश का सवाल उठाता है पेपर लीक का, तो भाजपा वाले चढ़ बैठते उसके ऊपर। अम्मा यार क्या बात कर रहे हो, देख नहीं रहे हो विदेश में मोदी जी का डंका बज रहा है, तुम यहाँ 60 लाख लोग तुम पेपर लीक की चर्चा कर रहे हो। हमारा युवा कहता कि अग्निवीर से हमें बचाइए, अग्निवीर की दंड से मुक्ति दिलाइए। भाजपा वाले गजब बात करते हो यार, अग्निवीर की पड़ी है, यहाँ देश का बम बम हो रहा है विदेश में, मोदी जी का नाम जो है विदेश में एकदम डंका बज रहा है। तुम्हें देश से प्यार नहीं है क्या? तुम देशभक्त नहीं हो क्या? ये स्थिति है इस देश की। मतलब जो मोदी भक्त है वही देशभक्त है, जो मोदी भक्त है वही राष्ट्र भक्त है, जो मोदी भक्त वही गंगा भक्त है। तो ये देश में नहीं चलेगा बहुत दिनों तक। 10 साल आपने बहुत देशभक्ति दिखाई फर्जी वाली, 10 साल आपने बहुत जो है लोगों को बेवकूफ बनाया, लेकिन 10 साल का बहुत समय होता है। मतलब अब जनता, जो आपने कहा ना कि मैंने सुना है कि लोगों को जीतने के लिए 4 गुना काम करना पड़ता है, हमारे यहाँ भी लोग कहते हैं जमानत बचाने के लिए भी लोग 4-4 गुना काम करते हैं। तो हो सकता है जमानत बचाने के लिए मोदी जी 4 गुना रैलियां कर रहे हो, ये भी तो हो सकता है। संभावना तो हर जगह होती है। ठीक है, मैं समझ नहीं पाता हूं, अपने जीवन के सबसे संघर्षपूर्ण काल में भारत का विपक्ष है इस वक्त, तब इतनी मनवड़ बातें शोभा नहीं देती मित्र।
कि हो सकता है वो अपनी जमानत बचाने के लिए करे। वक्त की नजाकत तो देखो, कहां खड़े हो मित्र, क्या बचा है? कांग्रेस जब बनी थी, इटावा में थे कलेक्टर जिनने बनाई थी कांग्रेस, इसलिए हम कांग्रेस को समझने का दावा कर सकते हैं। तब से लेके आज तक अपने जीवन काल के सबसे बुरे दौर में है कि नहीं है? समाजवादी पार्टी 14 में भी 5 जीती, 19 में भी 5 जीती, 80 में। क्या ये सच नहीं है? तब भी ये अगर विपक्ष के पास ये मौज है कि हम क्यों निकले यार, हम तो जीत ही रहे हैं, लहर सुनामी आ रही है, मेहनत उनको करनी पड़ेगी। जिनके पास 53% 56% वोट है वो मेहनत करें हैं, और जिनके पास 2% वोट है वो करे खटाखट खटाखट फटाफट फटाफट। और साथ में ये और करे कि 53% वाला मेहनत करे, यार उसको मेहनत की जरूरत है, हमारे पास तो 2% है ही। ऐसी सोच को फिर प्रणाम करना पड़ेगा। आलोक वर्मा जी, आज आपको डर लगना चाहिए। 2 लड़के हैं, यहां तक तो बात ठीक थी, लड़के तो घर परिवार सब जगह मोहल्ला पड़ोस सब देखते ही हैं, लेकिन 2 बब्बर शेर, अब ये चुनाव बदल गया अभयारण्य में। क्या एक तो शेर, उसमें भी बब्बर शेर राम भजो, और निकले हैं शिकार के लिए, तो शिकार हमारा तो करेंगे नहीं, स्वाभाविक है आपका ही करेंगे। तो कुछ डर लग रहा है, कोई लग रहा है कि मामला गंभीर हो गया? अमिताभ भाई, एक शेर है कि इब्तिदाए इश्क है डरता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। 4 जून बहुत दूर नहीं है, 3 चरणों का चुनाव हो गया है। क्या हुआ है, क्या किस तरीके से जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, मोदी जी के साथ खड़ी है, ये सारे लड़कों की जोड़ी को अच्छी तरीके से पता है। और लड़कों की जोड़ी कोई उत्तर प्रदेश के लिए नई नहीं है। अखिलेश यादव जब 2012 में चुनाव लड़े थे, 224 सीटें मिली थी। वो कहे उसका अंतर है, वो कह रहे 17 में लड़के बन के आए थे, अब लड़के बन के नहीं आए हैं, अब बब्बर शेर बन के आए हैं। पहले लड़के बन के आए थे तो आपने रपटा लिया, अब किस बब्बर शेर बन के आए हैं, आओ सामने, बोले टाटा बाय बाय, कहानी खत्म, खटाक। अमिताभ भाई, वो बब्बर शेर नहीं है, रणछोड़ दास है। अमेठी जो उनका गढ़ रहा है, वहां से भी चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। बहन को वहां भेजा है और किसी और को भेजा है कि हार जाए तो बहुत बदनामी ना हो। रायबरेली में सबसे सुरक्षित सीट जो उनको लगता है सुरक्षित सीट, इस बार तो हम उनको घेर रहे हैं वहां पर। इस बार वो रायबरेली में हारेंगे और उसके बाद कभी उत्तर प्रदेश पे दोबारा किसी से भी गठबंधन करने के लिए या अकेले लड़ने के लिए कभी दोबारा अवतरित नहीं होंगे। तो इस बार मुझे लगता है कुछ मंच मिला है, एक बार फिर से, एक बार और जाल फेंक रहे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग तो बहुत बदल गए हैं। 2014 के बाद तो आपने अच्छी तरीके से देखा, चाहे 2014 का इलेक्शन हो, 17 का इलेक्शन हो, 19 का इलेक्शन हो, 22 का इलेक्शन हो, कोई विधानसभा हो, कोई लोकसभा हो, कोई गंवई इलाके का इलेक्शन हो, कोई शहरी इलाके का इलेक्शन हो, कभी तो कहा जाता था ना भारतीय जनता पार्टी शहरियों की पार्टी है, कस्बाई पार्टी है। आज हम गांव में भी हैं, सभी जातियों में भी हैं। आज जो ये भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, 21वीं सदी के लोग हैं, सबको पता है कि क्या आप कह रहे हैं, क्या आपका इरादा है, किस तरीके से जो जबान आपके नेता बोल रहे हैं। पाकिस्तान से एक नेता भी आजकल में बोल रहे थे कि पाकिस्तान के पास ये बम है, वो बम है। उन्हें ये नहीं पता कि आज भारत किस कंडीशन में है, किस दशा में है। आज हम पाकिस्तान के भीतर जाकर के उसको मारने का हौसला रखते हैं। ये हिंदुस्तान की ताकत है। तो मुझे लगता है कि इनको अच्छी तरीके से पता है इनकी दशा क्या होने वाली है। समाजवादी पार्टी तो इस बार ही ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, 2024 में ही समाप्तवादी पार्टी होने जा रही है। कांग्रेस का तो कहीं पता ही नहीं चलेगा। अमेठी से भी गायब, रायबरेली से भी गायब। पिछली बार शायद एक सीट थी, अब इस बार वो भी नहीं मिलने वाली। भारतीय जनता पार्टी ने जो तैयारी की है, और ये तैयारी हमारी आज से नहीं होती। हम 2019 का जब चुनाव लड़े थे, उसके बाद हम ABCD कैटेगरी हम डिसाइड कर लेते हैं। कहाँ पे कुछ लोगों ने हमको पसंद नहीं किया तो क्यों नहीं किया, हमारी नीतियों में कहाँ चेंज होना चाहिए, कौन सी बात उस इलाके में हम अपनी बात ले जा नहीं पाए।
क्या मोदी जी का काम ऐसा नहीं था जो जनता के बीच जा सकता? क्या योगी जी का काम ऐसा नहीं था जो जनता के बीच जा सकता? तो उन कामों को लेकर के एक संगठन के नेता के तौर पे, एक संगठन के प्रवक्ता के तौर पे, एक संगठन के सिपाही के तौर पे हम जनता के बीच में लेकर के जाते हैं। ये तैयारी उस समय हमारी नहीं होती जनता के बीच जाने की। ठीक है, ठीक है, लेकिन ठीक है, अभी रुकना होगा। लेकिन राहुल गांधी ने भी भाई मंच से माइक पर तारीख दे दी, नोट लिख के ले लो, 4 जून नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, टाटा बाय बाय, खत्म, फिनिश। अनुपम जी, ये तो टाटा बाय बाय तो ठीक है, लेकिन जमीन पर स्थिति क्या है? क्या कांग्रेस वास्तव में उतना अपने को कंपोज कर पाई है, वापस ऊर्जान्वित कर पाई है कि इतना बड़ा दावा कर ले? नहीं, क्योंकि आईसीयू से निकलकर आप जनरल वार्ड में जाते हैं, आईसीयू से निकलकर मैकडी में नहीं जाते। ये छोले भटूरे की दुकान पे जाके छोले भटूरे खाने नहीं जाते, आईसीयू से निकल के जनरल वार्ड में कुछ दिन रहते हो, फिजियोथेरेपी होती है, हिलाए डुलाए जाते हो, फिर टहलाए जाते हो, फिर कहीं घर जाते हैं आदमी। अनुपम जी, देखिए अमिताभ जी, मैं अपनी और आपकी बात नहीं करता, मैं इंडिया जो इनका विपक्षी गठबंधन है उसी की बात करता हूं। उसके जो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स हैं ममता बनर्जी, उनका दावा है कि कांग्रेस 40 नहीं पहुंचेगी। तो ये हमारे आपके आकलन से अलग हटके मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जिनके साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी देखें, मणिशंकर अय्यर का बयान आज आपने देख लिया, सैम पित्रोदा का आपने देख लिया, अब बस एक दिग्गी राजा और आ जाए तो माना जा रहा है कि सारे एक्टर्स आ गए हैं। मतलब इनको तो अंदर से इतना कॉन्ट्रडिक्शन है, मेरे को समझ में नहीं आता था भाई कि आप कहते हो कि मैं 50% से ज्यादा आरक्षण बनाने के लिए संविधान बदलूंगा, आप कहते हो मैं मुस्लिम आरक्षण के लिए संविधान बदलूंगा, आप कहते हो हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिए संविधान बदलूंगा, और आप ये भी कहते हो कि भाजपा संविधान बदल देगी। तो मतलब जितने वादे तुम कर रहे हो सब में संविधान बदला जा रहा है और बड़ा आमूल चूल बदला जाना है, और डर ये दिखा रहे हो कि भाजपा संविधान बदल देगी। तो मेरे मतलब आप ये देखें, आज तक अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने जीवन में एक भी चुनाव अपने लेवल पे नहीं जीता। 2012 में मुलायम सिंह जी ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया, 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, सारे निकाय चुनाव हारे, एक सारे चुनाव राहुल गांधी 50 से ज्यादा हार चुके। अंतर कहां आता है अमिताभ भाई कि 2004 में अटल बिहारी हारे, उनका कैरियर खत्म। 2009 में लालकृष्ण आडवाणी हारे, उनका कैरियर खत्म। ये 50-50 चुनाव हार के बैठे हुए हैं और इनका क्या हो रहा है? अभी भी यूपी के लड़के, अरे भाई लड़के, आप कभी सोच के देखें कि योगी आदित्यनाथ राहुल गांधी से 2 साल छोटे हैं और अखिलेश यादव के बराबर हैं। उनको कभी लड़के कहा गया? इनसे 5 साल बड़े अमित शाह हैं, उनको कभी लड़के कहा गया? इनका लड़कपन जा नहीं रहा है अभी तक। देखिए, मैं तो आई डोंट वांट टू बी हार्श, लेकिन मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस अभी कहीं से भी अपने आप को, अभी आपने कहा ना कि जिसको डीथ्रोन करना है, जिसको सत्ता से उखाड़ के फेंकना है, उनकी मेहनत ज्यादा होनी चाहिए। आपको कितनी मेहनत करते ये नजर आ रहे हैं, कितनी रैलीज, कितने, अब और रायबरेली को आप देख लें, वहां फिरोज गांधी का फोटो लेके घूम रहे हैं। अमिताभ भाई, जहां बैठा हूं, आपके पास इतना बड़ा चैनल है, आपकी अपनी टीम है, भेजिए। जहां मैं बैठा हूं यहाँ से 1 किलोमीटर दूर फिरोज गांधी की कब्र है, आज तक उस पे ना इंदिरा आई, ना राजीव आए, ना कोई नहीं। कभी कभी 5-7 साल में कभी कभी मेनका एक आध बार आ जाती है। मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ, उस कब्र से फिरोज गांधी का नाम मिट रहा है अमिताभ भाई। फिरोज जहांगीर गांधी जो लिखा था वो नाम मिट रहा है, उसको कोई देखने वाला नहीं, उसका फोटो लेके वोट मांग रहे हैं। ये बात मुझे दुख देती है। फिरोज मतलब यहाँ की कब्र है, इलाहाबाद भी उनकी कब्र क्षेत्र रहा है फिरोज गांधी का। यहाँ पे बहुत बड़ी पारसी पॉपुलेशन हुआ करती थी, इतनी खत्म हो गई कि इस समय जो उनका इकलौता पारसियों का मंदिर है उसमें एक पुजारी मुंबई से लाया गया है, क्योंकि इलाहाबाद में एक भी पारसी नहीं बचा। फिरोज गांधी की कब्र पे मोमबत्ती जलाना छोड़िए, उनका नाम मिट रहा है वहां से, आप उनका फोटो लेके टहल रहे। कुल मिला के हमको बहुत ज्यादा ये सब चीजें अपील नहीं करती। विवेक नारायण जी, मैं सोच रहा था कि मणिशंकर अय्यर पित्रोदा से हार गए क्या? अब पित्रोदा ही ने इतना बवाल कर दिया कि अय्यर ने सोचा होगा मैं क्या बवाल करूं, इससे ज्यादा क्या बवाल कर पाऊंगा, इन्होंने बाजी मार ली। लेकिन मैं गलत साबित हुआ। अय्यर जी प्रकट हुए, और प्रकट हुए तो जय हरि की। आप इधर खटाक करते रहो, उधर अय्यर जी ने पलीता लगा दिया। कुछ सुतली बम लगा के गए थे पित्रोदा, उनसे आप जान छुटा पाए, तब तक ये फुलझड़ी जला दी पीछे से अय्यर ने।
वो कह रहे कि पाकिस्तान का सम्मान करो। बोले क्यों? बोले उसके पास वो नहीं है न्यूक्लियर बम, वो नहीं चला देगा। पाकिस्तान कटोरा लेके आटा मांगता घूम रहा दुनिया भर में, अब डॉलर नहीं मांग रहा, कह रहा आटा दो, डॉलर तो बात की चीज है, पहले रोटी तो खाएं। और अय्यर कह रहे कि पाकिस्तान को नमस्ते करो सुबह शाम, बोले नहीं तो नाराज हो जाएगा। मतलब आप लोगों ने क्या ऐसा कुछ बना रखा है कि भाई चुनाव में 2-3 आइटम सॉन्ग हम ऐसे रखेंगे कि पूरा चुनाव भंड हो जाए पार्टी के लिए? विवेक जी नहीं, भैया म्यूट कर लिया शायद आपने, देखो जी। देखिए मणिशंकर जी हो या हो हमारे यहाँ, उन्होंने जो कहा, तो आप देखिए पाकिस्तान का नाम तो मणिशंकर जी ने शायद 10 सालों में 1-2 बार लिया होगा, लेकिन हमारे भाजपा के नेता तो पाकिस्तान का नाम ही जपते रहते हैं। तो आज अगर उसी पाकिस्तान को उन्होंने नमस्कार की बात कह दी तो ये तो भाजपा के नेताओं के लिए बात है। आज आप कह रहे हो कटोरा लेके भीख मांग रहा, बिल्कुल विवेक जी, मैं भाजपा के नेता से भाजपा की बात पूछूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको नहीं इसके अय्यर के बयान से सीटें 2-4 बढ़ जाएंगी तो मेरा नमस्कार, अय्यर का बड़ी अच्छी बात है। अगर कांग्रेस का बुद्धि और विवेक यहां पर आके ठहर गया। अय्यर का बयान पार्टी लाइन का बयान नहीं है, उन्होंने अपनी बात कोई कही है तो वो उनका अपना व्यक्तिगत। अरे भाई, मेरे चुनाव के वक्त अपनी बात कहने वाले आपके यहां से कहां से प्रकट हो जाते हैं? चुनाव 5 साल सोते रहते हैं, जैसे चुनाव आता है वैसे अपनी बात कहने वाले ये वो हैं जो लड़के होते थे मंदबुद्धि, वो दिवाली पे हाथ में पटाखा छुटा लेते थे, हाथ उड़ जाता था, और आप बता रहे हो कि भाजपा। नहीं, उनकी देखिए, एक तो उनका बयान, अपना बयान देने के लिए व्यक्तिगत वो स्वतंत्र हैं, पार्टी का उनको ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ये उनका पार्टी लाइन का बयान नहीं है। दूसरी बात ये है कि देखिए जनता की जो अभी आपने बात कही, आईसीयू वगैरह की बात कही, तो आज देखिए किसी भी पार्टी को ताकत मिलती है, ऑक्सीजन मिलती जनता से। आज राहुल जी ने, हमारे बहादुर नेता ने जिस तरीके से 4000 किलोमीटर की, फिर उसके बाद 300, उसके पहले 3200 किलोमीटर की जो यात्रा करी, उसके बाद जो उनको जनता के बीच से जो ऊर्जा मिली है, और जनता जो ऊर्जा कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन को देने जा रही है, तो राहुल जी ने उस बिना पे ये बात कही है। यहाँ पे जनता जनार्दन, लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, वो जिसको ऑक्सीजन दे दे, जिसको जीवन दान दे दे, उसको कोई फिजियोथेरेपी की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है विवेक जी, ठीक है, कितनी भी ऑक्सीजन लगा दो, ज्यादा ऑक्सीजन लगाओगे तो फेफड़े फट जाएंगे। ठीक, ऑक्सीजन भी लिमिट में लगती है, उसका एक प्रोटोकॉल है। ऐसा भी नहीं कि ऑक्सीजन लिया, पंप लगाया और पूरा सिलेंडर खोल दिया, उड़ गया आदमी, ऐसा भी नहीं होता महाराज। ऑक्सीजन में ऐसा नहीं कि अभी ऑक्सीजन लगाई और आदमी क्रिकेट खेलने लगा, ऐसा ना कहो, नहीं तो मेडिकल वाले लोग मुकदमा कर देंगे। मैं एक बात नहीं समझ पाया कि विवेक जी ने कहा कि भाई आप ऐसे वक्तव्यों से कितनी बार चुनाव हार चुके, एक, उसके बाद भी आप इतने उदार हैं कि नहीं ये तो उनका विचार है और उनको विचार रखने से कैसे रोका जा सकता है। तो मैं कांग्रेस की उदारता को प्रणाम करता हूं, और मेरा मन करता है कि 11 रुपये निछावर किए जाएं कांग्रेस के ऊपर। क्या इतनी उदार पार्टी करी, आओ हमको हराओ, क्योंकि तुम्हें बोलने की आजादी है, वाह, फिर तो अच्छी बात है। खैर, अशोक यादव जी, अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक बार चुनाव में संग जा चुके इसी प्रदेश में, जनता उनको परख चुकी, कसौटी पर उनका इम्तिहान हो चुका, रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक है। ये दोबारा पर्चा दे रहे हैं क्या? पहले पर्चे में जो नंबर आए थे उससे बेहतर नंबर इस बार आएंगे, इस बात की संभावना कितनी और क्यों? कितनी से ज्यादा जरूरी है, क्यों? जनता, वोटर वही है, इम्तिहान देने वाले दोनों मित्र वही हैं, अखिलेश जी, राहुल जी। क्या बदल गया जो आपको लगता है कि नहीं इस बार, पहले लड़के थे इस बार बब्बर शेर होके आए? सिर्फ मेरे हिसाब से इतना बदला है, पहले 2 लड़के थे, इस बार 2 बब्बर शेर हैं, बस। भाई देखिए, कम से कम इम्तिहान दे रहे हैं परीक्षा पास करने के लिए, और
कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बिना परीक्षा पास किए फर्जी डिग्री बना घूम रहे हैं। तो इम्तिहान देना, मेहनत करना ये अच्छी बात है और कोशिश हमेशा करनी चाहिए हर व्यक्ति को। दूसरी बात, आपने कहा पाकिस्तान की तमाम बातें यहाँ पे हो रही हैं। हमारे यहाँ गांव में एक अंकल जी थे, कह रहे थे यार मोदी जी बड़े उदार हैं। हमने कहा क्यों? कहा अरे इतनी उदारता यार, देखो चुनाव जीतने के बाद बंदा बिना बताए पाकिस्तान पहुंच गया और वहां पर नवाज शरीफ साहब के सामने नतमस्तक हो रहा है। जानते हो क्यों? हमने कहा क्यों? कह रहे वो ना कहे भैया हम आपका नाम ले लेकर के बहुत सारे चुनाव जीते, गुजरात के चुनाव जीत गए और देश का चुनाव जीत गए, तो हम आपको प्रणाम करने आए हैं, पाकिस्तान की धरती को प्रणाम करने आए कि आपका नाम ले लेके हम हर चुनाव जीत जाते हैं हिंदुस्तान। तो मोदी जी की उदारता महान है, महान व्यक्तित्व के धनी है। दूसरी बात, अभी हमारे मित्र जो है कह रहे थे कि संविधान बदलने की बात इंडिया वाले कर रहे हैं। भैया 4 वरिष्ठ लोगों ने, लल्लू सिंह, हेगड़े साहब, अरुण गोविल साहब, एक और साहब नाम मैं भूल रहा, उन्होंने मंच से कहा है कि हमें 400 का आंकड़ा चाहिए संविधान बदलने के लिए। उनकी बातों पे आपको नहीं विश्वास, जो मंच से कह रहे हैं और बातें आप कर रहे हैं कि ये लोग संविधान बदलने। आपने कहा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड, ये कहाँ लिखा है, किस मैनिफेस्टो में लिखा है? हम तो माइक्रोस्कोप से खोज डाले, साला कहीं दिखबे नहीं किया अमिताभ भाई। हाँ, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे लिखा हो। ये सोशियो इकोनॉमिक सर्वे जरूरी इसलिए है, इस देश में अमिताभ भाई अमीर होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है, और ये जो गैप है, जो खाई है, ऐतिहासिक रूप से इन 10 सालों में बढ़ी है। तो ये अगर इसका रूट काज नहीं अमिताभ जी पता चलेगा कि इसका कारण क्या है, तो कैसे इसका निदान होगा? तो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे तो होना ही चाहिए। ठीक है अशोक भाई, मैं अनुपम जी के पास जाऊं उससे पहले कुछ चीजें तथ्य साफ कर दूं। मेरी बहस में हमेशा से रहा, जब से मैं बहस कर रहा हूं जितने भी वर्षों से, कि तथ्य पवित्र रहे। घोषणा पत्र में नहीं लिखा होगा, मैंने उतने ध्यान से पढ़ा भी नहीं, लेकिन राहुल जी के कंठ से ये बात आई, नेता के कंठ से जो बात आती भारत में वो मान्य है। क्या उनने का लिस्ट बनेगी, किसके पास कितना पैसा है, फिर उसका बंटवारा होगा। और मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सारे मित्रों के संज्ञान के लिए बता दूं, निजी संपदा का सार्वजनिक स्तर पर सरकार द्वारा बंटवारा कर देने के लिए संविधान में छोटा मोटा बदलाव नहीं, बाईपास सर्जरी नहीं अशोक जी, संविधान की ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप जो कह रहे हो कौन कह रहा संविधान बदलेगा? हम कह रहे, आप जो राहुल गांधी बोल रहे हैं उसके लिए संविधान का ओपन हार्ट सर्जरी करनी होगी। अरे भाई कुछ तो लिखो पढ़ो। राजकीय आदेश से संभव नहीं है कि वित्त मंत्रालय के एक अंडर सेक्रेटरी आर्डर निकाल देगा कि सबकी संपत्ति बांट दो। और एक बात कहूं, मैं एक अच्छा सुझाव देता हूं, मेरे ख्याल से उस बात से आलोक से लेके विवेक नारायण जी और अशोक जी किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नेताओं के पास जितनी अकूत संपदा है, घर बार, घोड़ा गाड़ी, महल दुमहले हैं, अकूत घोषित अघोषित संपत्ति, पहले उसको बांट दो अपने कार्यकर्ताओं में। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। नहीं, यहां से तो शुरुआत करो, इसमें तो संविधान भी नहीं बदलना, राजी राजी बांट दो। हम भी तो देखें कि जेन्युइननेस कितनी है। नहीं, राहुल जी की संपत्ति से 50 लाख रुपया विवेक जी को मिल जाए, मेरे लिए अच्छी बात है। अखिलेश जी की संपत्ति से अशोक जी को 5 लाख मिल जाए, अच्छी बात है। पहले पार्टी में डिस्ट्रीब्यूशन कर लो सब लोग मिलके, फिर आगे जाएंगे। खैर अनुपम जी, अशोक यादव जी को का कहना है कि भाई लल्लू सिंह और अरुण गोविल और कौन कौन उन्होंने बताया कि इतने वरिष्ठ लोगों ने कहा। हालांकि मुझे लगता नहीं कि जिस संविधान बदल में क्या बदलाव करना है क्या नहीं करना है, ये जहां जिस शीर्ष स्तर पर तय होता है उसमें लल्लू सिंह या अरुण गोविल कभी बैठते हों, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि यही लोग सबसे बड़े हैं और इन्होंने कह दिया, इसका मतलब अब मान लो। भाई देखिए बात एकदम क्लियर है, संविधान 106 बार बदला जा चुका है। संविधान बदलना मतलब आप सोचिए 77 साल में 106 बार संविधान बदला है। यहाँ संविधान किस बदलाव की बात हो रही है? जब संविधान कहता है कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन संभव ही नहीं और आप 4% देके भेजे हो, तो ये भी संविधान की वही ओपन हार्ट सर्जरी जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हो। जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि साहब 50% रिजर्वेशन मत करो, उसके बाद आप कह रहे हो कि हम ये रिजर्वेशन सीमा बढ़ाते ही जाएंगे। अभी आपने देखा
नीतीश कुमार ने बढ़ाई। तो ये आप फिर संविधान की ओपन हार्ट सर्जरी कर रही है। और रही बात रीडिस्ट्रीब्यूशन की, राहुल गांधी ने खुल के रैली कर रहा है, रैली कहा कि इनसे लेके इनको देंगे। अच्छा, कोई पहली बार नहीं है भाई, ये आपने जो एक प्रॉपर्टी टैक्स हटाया था राजीव गांधी ने 1985 में, वो इनहेरिटेंस टैक्स, कोई ये बताइए, जब जयराम रमेश कहते हैं कि राजीव गांधी ने इनहेरिटेंस टैक्स हटा लिया, तो कोई ये नहीं बताता 1953 में लगाया था जवाहरलाल नेहरू ने, 30 साल आपने उसको ढोया, और जो जिस दिन इनका इनहेरिटेंस टैक्स हटा उसके 4 साल के अंदर देश दिवालिया हो गया, सोना गिरवी रखना पड़ा। पहली बात, 1972 में इंदिरा गांधी ने 97.75 यानी 2.25% छोड़ के बाकी पूरा इनकम टैक्स लगा दिया, 98% टैक्स, और कहा था 2.25% तो अभी भी आपके हाथ पे। तो जो आप संविधान बदलने की बात कर रहे हैं वास्तव में ओपन हार्ट सर्जरी है। और एक पाकिस्तान छोड़े, आप अजमल कसाब की पैरवी कर रहे हैं साहब, उस कसाई की पैरवी कर रहे हैं जो बंबई की सड़कों पे स्टेन गन लेके AK-47 लेके लोगों को मारता घूम रहा था, अब उनकी पैरवी कर रहे हैं। और आप चाहते हैं कि आपकी बात को अप्रिशिएट किया जाए। और एक आखिरी बात आप समझ लें इसको, कि ये मतलब आपको लगता है कि आप कुछ भी कह देंगे और आपका मैनिफेस्टो कुछ और कह देगा, जयराम रमेश कुछ और कह देंगे, रॉबर्ट वाड्रा कुछ और कह देंगे और आप कुछ और कह देंगे, तो होता और कुछ नहीं है। जो कुछ भी कहा जा रहा है उससे भी यकीन उठ जाता है अमिताभ भाई जी। नहीं, मुझे तो ज़्यादा पढ़े लिखे कांग्रेस के नेताओं से ज़्यादा व्यवहारिक रॉबर्ट वाड्रा लगे। क्या विवेक जी, ये हार्वर्ड पढ़े जितने लोग हैं आपके यहाँ, उनसे ज़्यादा समझदार चुनाव की दृष्टि से वाड्रा लगा मुझे। उसने कहा ये बकवास कर रहा है पित्रोदा वहां बैठे बैठे, भाई ये बेड़ा गर्क कर रहा है पार्टी का। क्या आप लोग तो अंग्रेजी में फ्रेज ही बनाते रहे कि नहीं ऑनरेबल सैम पित्रोदा सर दिस दैट ब्ला ब्ला। क्या उन्होंने ये भी बता दिया कि तब तक भैंस पानी में चली गई। रॉबर्ट वाड्रा ने ठेठ हिंदुस्तानी अंदाज में कहा तो कि बकवास करता है ये बैठ के वहां पित्रोदा, हटाओ इसको। और तो कोई नहीं बोल पाया ऐसा। नहीं, इसका मतलब है कि वाड्रा को तब भी थोड़ा नब्ज का अंदाज है। क्या चिदम्बरम को, सलमान खुर्शीद को उतना भी नहीं है। खैर, आलोक वर्मा जी, आज 2 रैली के बाद मुझे लग रहा है कि बस सपा और कांग्रेस बिल्कुल अब उसका उत्साह चरम पर पहुंच गया है, क्योंकि भाई उनके गठबंधन के सबसे बड़े नेता ने कह दिया कि लिख के रख लो, मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे। अब आलोक जी, अमिताभ भाई वो कहते हैं हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ये ख्वाहिश तो कब से पनप रही है राहुल जी के अंदर, अखिलेश जी के अंदर। उत्तर प्रदेश में उनका क्या हाल है बताने की जरूरत नहीं ना, अखिलेश बाबू का क्या हाल हुआ। कांग्रेस का साथ तो पहले भी किए थे, 2012 में बहुत शानदार वोट वो पाए थे, सरकार बनाए थे। उसके बाद 2017 का जब इलेक्शन हुआ, राहुल गांधी के साथ 2 लड़कों की जोड़ी निकली, कितना वोट मिला, क्या उनका हाल हुआ बताने की जरूरत नहीं है ना। एक बार कैसे हसीन ख्वाब देखने दीजिए। लेकिन कांग्रेस का जो हाल है हमें क्या बताने की जरूरत है, यूपी से ही भाग के गए। आज अमेठी जो उनका गढ़ रहा है, वहां से भी इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं कर पाते, हिमाकत नहीं कर पाते। और वो कहते हैं कि बब्बर शेर हैं। कैसे बब्बर शेर हैं साहब? जंगल में जब आपका हुक्म नहीं चल रहा, वो जंगल जो आपका था, अमेठी रायबरेली आपका था, वहां आप अपनी बहन को लेकर के आप आइए, बैठिए, 2-4 लोगों को और मुख्यमंत्री लेवल के कुछ 2-4 लोगों को और बुला करके आप आए कि आप आइए, देखिए हार ना जाए फिर से कहीं। क्योंकि उनको मालूम है कि इस बार रायबरेली से भी भागेंगे, इस बार रायबरेली में भी वो हारने जा रहे हैं। हमने सशक्त प्रत्याशी दिया है, पिछली बार हम बहुत पीछे नहीं थे रायबरेली में, तब सोनिया गांधी जी भी थे। इस बार तो हम बहुत आगे रहेंगे, लाखों वोट से हारने जा रहे हैं। तो इनको पहले से पता है, बात करने दीजिए। देखिए, जब भी मणिशंकर अय्यर जैसे, अंकल सैम जैसे लोग कुछ इस तरह की बातें बोलते हैं ना, हम कहीं और आगे चले जाते हैं। कभी उन्होंने नीच बोला था मोदी जी को, क्या फर्क पड़ा, क्या नतीजा निकल के आया। ये तो इस तरीके के लोग हैं जो गालियां दे करके सोचते हैं कि जनता इनको सिर पर चढ़ाएगी। कभी मोदी जी को इन्होंने कहा था चाय वाला। मोदी जी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, वो बहुत कुछ कर सकते हैं तो कांग्रेस के कार्यालय के सामने चाय बेच सकते हैं। आज वही चाय वाला भारत का प्रधानमंत्री है। 10 साल हमें हो गया, हिंदुस्तान का चेहरा हमने बदला है। जनता के बीच अगर कोई भी सर्वे करा लीजिए, किसी भी मैगजीन का सर्वे, किसी भी मीडिया हाउस का सर्वे करा लीजिए, आज मोदी जी नंबर 1 है।
वही चाय वाला जिसको मणिशंकर अय्यर ने कहा था वो चाय वाला, हम चाय बेच सकते हैं, कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते भारत के, आज वो प्रधानमंत्री हैं और तीसरी बार हम प्रधानमंत्री फिर दोबारा बनने जा रहे हैं। मोदी जी फिर से दोबारा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि हमने ठीक है आलोक बाबू रुकना होगा। विवेक जी, रायबरेली निष्कंटक है या कुछ फंस रहा है, और अमेठी में किशोरी लाल शर्मा और स्मृति ईरानी, कुछ मिसमैच है क्या भाई? स्मृति ईरानी से पिछले चुनाव, एक सिर्फ बात पूरी, पिछले चुनाव में राहुल जी हारे थे क्या? जिसने राहुल जी को हराया हो उसके घर आपने किशोरी लाल को भेज दिया, बोले अब ये ताल ठोकेंगे। नहीं, जनता में परसेप्शन थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, नहीं विवेक जी? देखिए, परसेप्शन की बात तो हम अनुमान लगा सकते हैं, परसेप्शन, लेकिन ये पार्टी का फैसला काफी सोच समझ के लिया गया, और अमिताभ जी इसके अप्रत्याशित परिणाम, किशोरी लाल जी भी जीत रहे हैं और राहुल जी भी रायबरेली से जीत रहे हैं, ये बिल्कुल तय है। आप जानिए ये नतीजे चौंकाने वाले होंगे। जनता की नब्ज अपने अहंकार में कोई न देखे और कुछ भी कह दे, उसका तो कोई वो नहीं हो सकता है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, उसका मूड कब बदलता है, ये जनता की अपने सत्ता के अहंकार में जनता की नब्ज नहीं देख पा रहे हैं। आज आप बात करते हैं अमेठी छोड़ी, अरे अमेठी रायबरेली दोनों गांधी परिवार की सीटें थी, तो अगर एक सीट की जगह दूसरे सीट पे लड़ गए, मां ने छोड़ी थी, तो उसमें क्या ऐसा हो गया? ये कोई उसकी इशू होने की बात ही नहीं कोई है। और आप देखिए देर सवेर तो हो जाती है, लेकिन इन दोनों के, मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त कर रहा हूं कि रायबरेली भी कांग्रेस जीत, राहुल गांधी जी भी भारी मतों से जीतेंगे और किशोरी लाल जी भी जीतने जा रहे हैं वहां पे। ये जी ठीक बात है। किशोरी लाल भी गजब आदमी हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं उनको। जब टिकट नहीं मिला था उससे 3 दिन पहले किशोरी लाल कह रहे थे कि भाई मैं नेता नहीं हूं, मैं थोड़ी नहीं नेता हूं, मैं व्यवस्थापक हूं, मैं जनता के बीच वाला नेता नहीं हूं। कहा टिकट मिलने के बाद किशोरी लाल से पूछा गया कि आप क्या हैं? बोले मैं नेता हूं, मैं कोई किसी का प्रबंधक थोड़ी नहीं हूं, ना किसी का कारिंदा हूं, ना किसी का प्रतिनिधि हूं, मैं नेता हूं खुद। 3 दिन में नेता हो गए किशोरी लाल। नहीं, हालांकि कैप्टन सतीश शर्मा इनको लाए थे खोज के, और अभी तक कभी उन्होंने क्लेम नहीं किया, ना कोई एक्ट ऐसा किया कि वो नेता है। क्या वो कागज आगज लेके पीछे चलते थे, आप तो जानते हो विवेक जी। लेकिन अब वो कह रहे कि नहीं मैं किसी का प्रतिनिधि नहीं हूं, मैं खुद नेता हूं। अभी तो जीते नहीं तब बता रहे किसी का प्रतिनिधि नहीं हूं, कारिंदा नहीं हूं, मैं खुद नेता हूं। और कहीं जीत गए तो वो कहां टक्कर लेंगे सोच लेना। खैर अशोक जी, 2 विपरीत ध्रुव, भाजपा और बसपा, योगी आदित्यनाथ और मायावती, दोनों अलग अलग धारा के चेहरे, लेकिन दोनों ने एक सा वक्तव्य दिया समाजवादी पार्टी के सैफई परिवार के 5 सीटों पर। योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि एक भी नहीं जीत रहा 5 में, और मायावती ने कहा कि अखिलेश यादव हमारी चिंता न करें, अपने जो 5 लोग चुनाव लड़ रहे हैं जरा उनकी सेहत का हालचाल ले लो। क्या ये 5 सीटें जो आपके लिए स्वाभाविक है सबसे ज्यादा प्रतिष्ठापूर्ण है, बाकी इंडिया गठबंधन का क्या होगा वो तो बात की चीज है, पहली प्रायोरिटी तो है कि 5 जीते। कहां पर चुनाव है इस वक्त इन 5 सीटों पर, क्या दिख रहा है अशोक जी? देखिए अमिताभ जी, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि कम से कम आपने इस बात को एक्सेप्ट किया कि मायावती जी और बीजेपी का मामला अंदर से कुछ चल रहा है। नहीं अंदर से नहीं चल रहा, दोनों ये मान रहे हैं कि आपकी 5 सीटें हार रहे हैं परिवार की, ये मान रहे हैं। इसमें तो कोई भी मान सकता भैया, ओवैसी भी मान सकते, ओवैसी भी मानते हैं। ये मामला आज से नहीं चल रहा है। 2022 विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा, भाजपा के कहने पे बहन जी ने बहुत सारे टिकट बांटे थे। तो बहुजन समाज को आज सोचना है कि उनके आरक्षण पे, उनके संविधान पे आज अगर कोई कुठाराघात करा तो भाजपा कर रही है, और यही उनके पास एक डिसीजन लेने वाला मौका है कि वो अपने वोटों की बटन से, अपने ईवीएम के बटन से इस बीएसपी और बीजेपी दोनों को सबक सिखाते हुए इंडिया गठबंधन के साथ आए। तभी उनका संविधान बचेगा, तभी उनका आरक्षण बचेगा, तभी
उनको पेपर लीक से निजात मिलेगा तभी अग्निवीर से निजात मिलेगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और हमारा चाहे वो दलित समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, हर समाज के लोग गांठ बांध लिए हैं कि सरकार को हटाना है। नहीं हटाएंगे तो पूरे 5 साल फिर हमें उन्हीं दुश्वारियों से गुजरना पड़ेगा। दूसरी बात, अभी हमारे आलोक भाई कह रहे थे कि आतंकवादी और क्या क्या बातें कर रहे थे। अरे आपके यहाँ तो आतंकवादी निकलते हैं भैया। प्रदीप कुलकर कौन था? डीआरडीओ में वैज्ञानिक था, वो आरएसएस का आदमी था, वो जो पाकिस्तान को जाके आईएसआई को जाके मिलके एजेंसियों को हमारे सुरक्षा जानकारियां दे रहा था। ध्रुव सक्सेना को आपने भूल गए। तो देखिए, पता नहीं क्या ऐसा दुर्भाग्य है कि जो आतंकवादी निकलते हैं अक्सर जो उनका कहीं न कहीं से डायरेक्ट इनडायरेक्ट संबंध भाजपा से निकल जाता। आपने कहा राहुल गांधी बहुत बेचैन है प्रधानमंत्री बनने के लिए। आप ये बताइए, अमिताभ जी 2004 से लेकर 14 तक 10 साल में अगर राहुल जी चाहते या सोनिया जी चाहती, क्या उनको प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक सकता था? क्या कोई नहीं रोक सकता था। फुल फ्लेज उनके पास पावर था, लेकिन उन्होंने त्याग किया। आज मोदी जी बोल सकते हैं क्या कि हम बहुमत आने पे हम नहीं प्रधानमंत्री बने, किसी और बना देंगे? अरे सत्ता के लिए तो पुलवामा के शहीदों की चिताओं की राख नहीं बुझी थी, फोटो लगा के चले गए वोट मांगने। तो देखिए, त्याग की भावना किसके पास है ये देश देख रहा है। ठीक है, तो त्याग ठीक है, सत्ता के लिए सनक। ठीक अशोक भाई, ठीक है। एक बात रख दूं तथ्यात्मक, फिर एक छोटी सी टिप्पणी अनुपम जी से लूंगा और एक छोटी सी टिप्पणी आलोक भाई से। ये कहना ठीक नहीं है पूरी तरह से कि कौन रोक सकता था। नहीं, कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी उसके पास। कौन प्रधानमंत्री बना, कांग्रेस किसको प्रधानमंत्री बनाएगी, इसके लिए उसके एलाइज पार्टनर्स के छत्रपों से भी मंजूरी लेनी पड़ती थी। इसलिए ये मत कहिए कि कौन माई का लाल रोक सकता था। नहीं, माई के लाल भी और पिता के लाल भी सब रोक सकते थे। क्या जब सोनिया गांधी को रोक दिया तो राहुल गांधी क्या मुलायम सिंह विद्रोह किए थे ना, अशोक यादव? तब ऐसा ना कहो, कोई कांग्रेस के पास 272 थोड़ी ना थे जो कहती जाओ बेटा कल शपथ ले लेना, सुबह जल्दी नहा धो तैयार हो जाना, कल शपथ लेना है। ऐसा नहीं था। साझे का राजा सब लोग मिलकर तय करेंगे। खैर अनुपम जी, अभी तक चलता था कि सोनिया जी ने त्याग किया, हालांकि वो कहानी भी डिफरेंट है, लेकिन समय नहीं। अब नया नैरेटिव है, बोल राहुल जी ने भी त्याग किया। बात समझ नहीं आ रही। सोनिया जी ने भी प्रयास किया था बनने का। मामला कहां फंस गया सबको पता है, पब्लिक डोमेन में है, मैं दोहराना नहीं चाहता। और मनमोहन सिंह की जगह राहुल गांधी आसानी से बन गए होते, ये बात मुझे हजम नहीं होती। देखिए, सोनिया गांधी को तो 1999 में प्रधानमंत्री बनने से पहली बार तो जो उनके त्याग की कहानी है वो सुब्रमण्यम स्वामी बहुत डिटेल में सुना चुके हैं, तो मेरे ख्याल से उस पर तो कोई डाउट बचा नहीं। दोबारा फिर उन्होंने जब प्रयास किया तो उसको रोका किसने? मुलायम सिंह जी ने। अशोक जी को याद होगा कि मुलायम सिंह यादव ने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने से रोका। उसी प्रकार जैसे लालू यादव ने मुलायम सिंह को रोका, जिन्होंने लालू यादव ने कहा मैं जहर खा लूंगा अगर मुलायम सिंह प्रधानमंत्री बने। तो ये रही प्रधानमंत्री बनने की कहानी। बहुत इसको हल्का नहीं समझा जाए। एक लाइन बता देना, और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। देयर इज समथिंग कॉल्ड की पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिना किसी जिम्मेदारी के ताकत। आरटीआई बताती है कि राहुल गांधी एक साल में 65 बार विदेश जाते हैं। 65 बार का मतलब हुआ महीने में 5 बार से ज्यादा। तो जो शख्स महीने में 5 बार गोपनीय विजिट पे विदेश जाएगा अपनी एसपीजी की सुरक्षा भारत में छोड़कर, आप मुझे बताएं, प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है, सांसद भी रह लिए, 15% उनकी अटेंडेंस थी उसमें पार्लियामेंट में, वो सांसद ही रह लिए, बड़ी बात है। अमिताभ जी, प्रधानमंत्री बनना वो अफोर्ड नहीं कर सकते। जी आलोक वर्मा जी, पहले कांग्रेस कह रही है और अब समाजवादी पार्टी भी कह रही है, एक गठबंधन है तो गठबंधन धर्म दिख रहा है कि पहले सोनिया जी ने त्याग किया, फिर राहुल जी ने त्याग किया। उनके मन में कोई लालसा नहीं पद की, वो तो समझ लो बिल्कुल वैरागी संप्रदाय में है, निर्वाणी अखाड़ा से। चुनाव तो यूं ही लड़ लेते हैं कि ठीक है बच्चों का मन बना रहे, बाकी पद की कोई लालसा नहीं है। नहीं तो ठीक है, मुझे लगता है कि कांग्रेस में तो बहुत सारे शेर हैं, बहुत सारे बब्बर शेर हैं, थोड़ा किनारे क्यों नहीं हट जाते? राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी का नाम आता है। हमेशा ये बात क्यों निकल के आती है कि अमेठी इनका गढ़ है,
रायबरेली उनका गढ़ है, अब केरला में भी उनका अपना गढ़ बन गया। यहाँ से अगर जीत गए तो वो लड़ेगा, और वो भी परिवार का ही कोई मेंबर, कोई परिवार का सदस्य ही लड़ेगा, या परिवार का कोई नौकर लड़ेगा जो 40-45 साल तक केवल चरणों में बैठ करके जिसने राजनीति की होगी या फिर प्रबंधन किया होगा। तो जब आपको लालच नहीं है साहब, तो जाइए ना, किनारे हटिए ना साहब। पूरी कांग्रेस को आप चलाने वाले कौन होते हैं? भारतीय जनता पार्टी के साथ की तरह चलिए ना। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कोई भी साधारण कार्यकर्ता किसी भी पद पर पहुंच सकता है, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, कोई भी आम आदमी भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री बन सकता है। कुछ इस तरीके से, कुछ इस राह पर भी चला जा सकता है ना। लोकतंत्र तो मुझे लगता है यही कुछ कहता है अमिताभ भाई। ठीक है आलोक बाबू। जो सबसे बड़ा नैरेटिव है इंडिया गठबंधन का, एक गंभीर बात कहता हूं, वो ये है कि जो सब कह रहे, अखिलेश जी, राहुल गांधी, संजय सिंह, सब, और अब तो आज अभी रात में छूट के केजरीवाल आ रहा है, वो और कोरस गाएंगे इसमें कि भैया अब की अगर मोदी आ गए, सरल भाषा में बता रहा हूं, तो दोबारा वोट नहीं डाल पाओगे, चुनाव खत्म हो जाएगा, दलित का आरक्षण खत्म हो जाएगा, पिछड़े का खत्म हो जाएगा, आदिवासी का खत्म हो जाएगा। यही है ना अशोक जी, विवेक जी, यही नैरेटिव है ना। मूल ये है, ठीक, मूल ये है। इसी में लफड़ा है, इसी में लोचा है। हम प्रबंधक होते आपके तो हम कहते ना ऐसा नहीं बोलो, ये चलेगा नहीं, उसका कारण जान लो। भाजपा सही है गलत है भाजपा जाने। आदमी कहेगा भैया 10 साल से ये हैं, क्या खत्म करना होता तो करने दिए होते। पिछड़ा ये भी जानता है कि नेहरू से लेके और मनमोहन तक पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किसी ने नहीं दिया, मोदी ने दिया। पिछड़ा ये भी जानता होगा कि राज्यों को पिछड़े वर्ग की सूची में जातियों को इनकॉर्पोरेट करने का अधिकार किसने दिया? मुलायम सिंह की सरकार ने तो नहीं दिया जब मुलायम सिंह केंद्र में मंत्री थे और लालू यादव भी थे। उससे बड़ी सामाजिक न्याय की जोड़ी क्या रहेगी? फिर दूसरा नैरेटिव, दलितों का आरक्षण समाप्त हो जाएगा, दलितों को ऊपर अत्याचार होगा। आदमी देख रहा है कि रामनाथ कोविंद 2 बार राष्ट्रपति चुनने का अवसर आया भाजपा को। एक बार रामनाथ कोविंद बने दलित कानपुर देहात वाले, और दूसरी बार झारखंड की यानी उड़ीसा की बेटी आदिवासी समाज से द्रौपदी मुर्मू। तो आप जो आशंका बेचना चाहते हो ना, उसके साथ ही पुराने अनुभव मैच नहीं कर रहे ना। आपने मुझसे कहा कि फलानी गली समझ जाना, वहां गुड्डू आपको मारेगा, समझना, और आपको यह पता ही नहीं कि हम उस गली में पिछले 1 महीने से जा रहे हैं, हमको कभी गुड्डू ने नहीं मारा, बल्कि राम राम और करता है। तो आपकी बात हम कैसे मान लेंगे भाई? कैसे मान लेंगे? कभी गुड्डू ने हमको गुलेल मारी हो, डंडा मारा हो, तो मैं मान लूंगा ठीक है, मेरा मर्डर भी कर सकता है। आपने पूरी ऊर्जा एक ही नैरेटिव में लगा दी, फिर चुनाव नहीं होगा, फिर वोट नहीं पड़ेगा, दलित का आरक्षण खत्म हो जाएगा, आदिवासी पिछड़े का आरक्षण खत्म हो जाएगा। बताइए, पिछड़ा यह भी जानता है कि सबसे ज्यादा पिछड़े सांसद और विधायक भाजपा में जीत कर आए, सबसे ज्यादा दलित सांसद और विधायक भाजपा के देश में, सबसे ज्यादा आदिवासी सांसद और विधायक भाजपा के देश में। फिर है ना, आप कोई भी नैरेटिव बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन एविडेंस देना होगा। चुनाव भी अदालती कार्रवाई जैसे ही होता है, कुछ भी बोलिए तो उसके पक्ष में साक्ष्य देना होगा। लल्लू सिंह के भरोसे चुनाव लड़ रहे हो तो गलती कर रहे हो, या गोविल के भरोसे चुनाव लड़ रहे हो। मैं तो विपक्ष के बड़े नेताओं पर से कहता हूं कि भाई आप लल्लू सिंह के भरोसे चुनाव लड़ने आए हो क्या, कि लल्लू सिंह ने ऐसा बोला? नहीं ना, लल्लू सिंह तो प्रधानमंत्री नहीं है ना, और हो भी नहीं सकते। ये एक बड़ा विषय है। और
राहुल जी और अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश में दोनों को अभी अपने को साबित करना, देश की बात छोड़ दीजिए। क्या ये सच नहीं कि अखिलेश जी को एक कोई इम्तिहान विशेष योग्यता के साथ पास करना होगा? अशोक यादव जी इस बात से व्यक्तिगत तौर पर असहमत नहीं हो सकते, टीवी पर भले हो। एक इम्तिहान तो उनको पास करना होगा जिसमें वो ये कहें कि भाई मेरे ही लीडरशिप में लड़ा गया। नेताजी तो अब है नहीं। एक बार उनको इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री बनी, विवेक जी, तो वो जवाहरलाल की बेटी के नाते प्रधानमंत्री बनी थी, ठीक है। इंदिरा गांधी देश की नेता बनी 71 के चुनाव के बाद। क्या प्रधानमंत्री बनी इसलिए कि वो जवाहरलाल जी की बेटी थी, लेकिन देश की नेता तब बनी जब एक बार चुनाव जीत गई, जिता लाई पार्टी को। एक बार चुनाव तो जिताना पड़ेगा राहुल गांधी को, और नहीं जिताया तो आप इनको शेर बताओ, बबर शेर बताओ, कोई शेर बताओ, उससे कोई लाभ है क्या? लोकतंत्र में तो एक ही नपना है, चुनाव। इंदिरा गांधी महान नेता क्यों है कांग्रेस की? क्योंकि चुनाव जिता सकती थी। जवाहरलाल जी बड़े नेता क्यों माने गए? क्योंकि चुनाव जिता सकते थे। नरेंद्र मोदी बड़े नेता क्यों हैं? क्योंकि चुनाव जिता सकते हैं। आप चुनाव नहीं जिता सकते तो फिर राजनीति में सांत्वना पुरस्कार नहीं होता, कंसोलेशन प्राइज जैसी कोई चीज नहीं राजनीति में मित्र। क्या या तो आपके गले में माला पड़ेगी या आप खारिज कर दिए जाएंगे। ये चुनाव, मेरी बात जैसे राहुल जी ने कहा लिख लीजिए, वैसे मैं कहता हूं लिख लीजिए। देश भर में, केवल उत्तर प्रदेश नहीं, क्षेत्रीय दलों के लिए ये कठिन चुनाव है। क्षेत्रीय दलों के सर्वाइवल का सवाल खड़ा हो जाएगा इस चुनाव के परिणाम के बाद। और कांग्रेस में गांधी परिवार के लिए ये तो मैं नहीं कहूंगा कि उनकी अगुवाई में यह आखिरी चुनाव होगा, लेकिन कांग्रेस के भीतर संघर्ष भीषण हो जाएगा इस चुनाव के परिणाम के बाद। राहुल जी को कितने चुनाव और लड़वाए कांग्रेस, ये सवाल उठेगा। लिख लीजिए, समय बदल रहा है मित्र। अगर आप परिणाम नहीं दे सकते, नहीं चलते। अनुपम जी ने कहा था ना, लालकृष्ण आडवाणी जैसे नेता को संघ परिवार ने कहा नहीं भाई इनको रिटायर करो, परिणाम नहीं दे सकते तो जाइए। राहुल गांधी के लिए भी ये सवाल उठेगा। वो सवाल खड़गे पूछे ये जरूरी नहीं, देश में आपका जो कार्यकर्ता बचा है वो भी ये सवाल पूछेगा। और पूर्वांचल में एक कहावत है, चुनाव में जिताना ही एकमात्र क्राइटेरिया है बड़े नेता को। अशोक जी, अगर आप चुनाव नहीं जिता सकते तो आप बड़े नेता नहीं माने जाएंगे, बाकी कुछ मान लिए जाए। धनी नेता माने जा सकते हैं, जहाज वाले नेता माने जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर वाले, लेकिन बड़े नेता नहीं। कहां पर करूं सिंगार पिया मोरे आंधर रे, कहां पर करूं सिंगार पिया मोरे आंधर रे। चुनाव इंदिरा गांधी और नेहरू जी और नरेंद्र मोदी ऐसा होना है, या राज्य में आ जाइए कल्याण सिंह, मुलायम सिंह, ऐसा होना है तो चुनाव जिताना पड़ेगा। अगर आपके चेहरे पर चुनाव नहीं जीत सकती पार्टी तो आपका भाग्य अच्छा है कि इतने सालों आप मंच पर रह लिए। ये कम है क्या? अगर आप सामान्य परिवार से आए होते तो अब तक हटा दिए गए होते। आप असामान्य परिवारों से हैं इसलिए अब तक बने हैं, लेकिन आगे कब तक बने रहेंगे ये मामला गंभीर है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये चुनाव बहुत सारे राजनीतिक परिवारों के भविष्य को भी तय कर देगा। 4 जून को प्रधानमंत्री कौन होगा नहीं होगा ये ज्योतिषी बताएं, राहुल जी बताएं, लेकिन रीजनल पार्टीज और परिवारवादी पार्टियों में नेतृत्व के बदलाव का परिदृश्य बन सकता है 4 जून के बाद। धन्यवाद। एक छोटा सा विज्ञापन है, जरा देख लीजिए। का
कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गए बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। ये वाला लेते हैं। इन्वर्टर एसी। आप गैम्बलर हो ना? गैम्बलर? जुआ खेलते हो ना? तुम जुआ खेलते हो? अरे नहीं, ये तो कुछ भी बोले जा रहे हैं। इतनी महंगी और नाजुक एसी खरीद कर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो ये जुआ नहीं हुआ तो क्या हुआ? सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपके इन्वर्टर एसी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे वी गार्ड से सुरक्षित रखिए। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव में 2 महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी परिणाम में। अगर नरेंद्र मोदी बड़े बहुमत के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो भारत के अब तक के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के औरा से आगे निकल जाएंगे। और अगर कांग्रेस इस बार अध्यक्ष वहाँ ठीक है, सैद्धांतिक तौर पर खड़गे जी हैं, लेकिन प्रैक्टिकली औरा की दृष्टि से राहुल गांधी ही लीड कर रहे हैं। और अगर राहुल गांधी की लीडरशिप में आप सोनिया जी सक्रिय नहीं हैं, आप राहुल गांधी ही पूरी तरह से लीड कर रहे हैं, कांग्रेस का जो भी स्कोर कार्ड होगा वो राहुल गांधी के खाते में जाएगा, डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो, ये जान लीजिए। और इसके बाद ये सवाल कांग्रेस के भीतर से उठेगा कि राहुल गांधी कांग्रेस को लीड कर सकते हैं या नहीं। ये बड़ा सवाल है, गांधी परिवार के भविष्य की दृष्टि से भी ये बड़ा प्रश्न है। नमस्कार। वी गार्ड प्रेजेंट्स अब उत्तर चाहिए, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड comes together at Sharda. Admissions now open.